नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 7वीं क्लास है। इसके पहले मैं 6 क्लासेस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें जाकर एक बार जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अथर्व एकेडमी चैनल पर डेली बूस्टर क्लासेस की भी सीरीज चल रही है, जिसमें वन लाइनर टाइप, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स एवं साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो उस बूस्टर क्लासेस की सीरीज भी आप जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, अडानी ग्रीन किस राज्य में 35 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों, अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में कहां पर पहला मल्टीप्लेक्स खुला है? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली एससीओ पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी को पहली एससीओ पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली लिथियम आयन खेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहां किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश, जहां भारत की पहली लिथियम आयन खेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश से 8 चीतों को भारत लाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा नामीबिया। नामीबिया जो कि एक अफ्रीकी देश है, यहां से 8 चीतों को भारत के कूनो नेशनल पार्क लाया गया है, याद रखिएगा। और कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किस राजनेता के नाम पर रखा गया है? तो याद रखिएगा, अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा स्टेट चीता स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश स्टेट को चीता स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रोजर फेडरर ने, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। साथ ही याद रखिएगा, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली डिजिटल सिटी कौन बन गई है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत की पहली डिजिटल सिटी बन गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध हास्य अभिनेता का निधन हो गया है? तो आप सभी जानते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, किस भाषा की फिल्म छेलो सो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई थी? तो दोस्तों, छेलो सो जो कि एक गुजराती भाषा की एक फिल्म है और ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहेगा, गुजराती। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, किस स्थान पर भारतीय सेना ने उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना द्वारा उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र मुख्य रूप से कपास उत्पादन वाला क्षेत्र है, याद रखिएगा। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में दोस्तों मालवा एवं निवाड़ का क्षेत्र आता है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, तो याद रखिएगा खंडवा, खरगोन एवं उज्जैन जिले में भी कपास का उत्पादन होता है। बाकी याद रखिएगा, अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो खरगोन जिले में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। साथ ही एक प्रश्न आता है कि कपास एवं केले का उत्पादन कहां होता है? तो याद रखिएगा, बुरहानपुर में कपास एवं केले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, हैदराबाद हवाई अड्डे का नाम है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पादप। अगला प्रश्न है, उच्च तापमान में सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, टाइटेनियम। दोस्तों याद रखिएगा, टीआई
टाइटेनियम का सिंबल होता है, जनरली लोग इसे टिन समझते हैं, टिन का सिंबल होता है Sn, और टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 22, याद रखिएगा। साथ ही याद रखिएगा 1680 टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए सॉरी अपेक्षित उद्भासन किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों यह पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, पदार्थ की चमक। अगला प्रश्न है, लीवर किसका भरपूर स्रोत होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, लीवर वसा में घुलनशील विटामिनों का भरपूर स्रोत होता है, और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एवं विटामिन ए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीर अंगों को क्षति पहुंचती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो याद रखिएगा, उनका वर्णन 2.5 पीएम में किया जाता है। पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। अगला प्रश्न है, अमरबेल क्या है? तो दोस्तों अमरबेल एक मरुद्भिद होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? दोस्तों विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे सेज के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, और सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और यह भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो आप सभी जानते हैं, नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद नहीं होता। लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता। सांसद का मतलब है संसद का सदस्य, तो उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता। अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन वेफर के निरंतर मौजूदगी से पीतल वायु में रंगहीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? तो याद रखिएगा, एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत एक देश यानी क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता कितनी होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, नेगेटिव या ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों यह सलाल जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित एक जल परियोजना है, और यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैदा और खमीर ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक होते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे वनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो मध्य प्रदेश में गोंडी बोली भी बोली जाती है, बुंदेलखंडी भी बोली जाती है, लेकिन कौरवी बोली मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती, और मालवी बोली भी बोली जाती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, कौरवी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती? महानदी, ताप्ती, नर्मदा या कृष्णा? तो याद रखिएगा कृष्णा नदी, जिसका उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है, और कृष्णा नदी महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्यों में बहते हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आदिवासी विश्वविद्यालय कहां स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई बार पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर में स्थित है आदिवासी विद्यालय। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट कौन सी है? तो याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट है बुधनी, जो कि सीहोर जिले के अंतर्गत आती है। इसके अलावा याद रखिएगा गड़ाकोटा, जो कि सागर जिले के अंतर्गत आती है, यह पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव की विधानसभा सीट है। दतिया
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की विधानसभा सीट है एवं सांबेर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की विधानसभा सीट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, जहां सोयाबीन की फसल सबसे अधिक मात्रा में बोई जाती है या सबसे अधिक क्षेत्र पर बोई जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के शहरों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस शहर में है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक एवं आर्थिक राजधानी इंदौर में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो दोस्तों इसका सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुरैना इसका सही जवाब है। इसके अलावा जबलपुर और खजुराहो में भी 64 योगिनी मंदिर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। उपयुक्त सभी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में मुरैना, जबलपुर एवं खजुराहो तीनों जगह 64 योगिनी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि सागर में स्थित है, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 18 जुलाई 1946 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि इंटरनेशनल में जो अक्षर हैं, इन अक्षरों के अलावा जो शब्द है वह चुनना है। तो नेशनल तो इंटरनेशनल में आप क्लियर देख सकते हैं। इसके अलावा टर्मिनल नहीं होगा क्योंकि इंटरनेशनल में कहीं भी एम नहीं आता, तो बी इसका सही जवाब है। इसके अलावा टेनेट, टेनेंट या टेन्योर दोनों इससे बन सकते हैं, लेकिन टर्मिनल नहीं बन सकता क्योंकि इंटरनेशनल में कहीं भी एम शब्द नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा। तो सबसे पहले बना लेते हैं कला और माला। तो कला ने माला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। तो कला का भाई और उसकी इकलौती बहन यानी कि कला ही हुई, इसकी पुत्री है माला, यानी कि माला कला की पुत्री है। तो वह माला कला से किस तरह से संबंधित है? तो यह उसकी पुत्री हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी यह 3 समीकरण हल किए हैं और चौथा नहीं किया गया, तो इसका उत्तर ज्ञात करना है। इसमें आप क्लियर देख सकते हैं 3 × 5 डिवाइडेड बाय 7 किसी भी तरह से 573 नहीं बन सकता। बाकी यह तीनों नंबर यहां पर दिए गए हैं। इसमें भी देख सकते हैं 863, 863, 375, 375, यानी कि पहला वाला लास्ट में, फिर सेकंड वाला फर्स्ट में और लास्ट वाला बीच में दिया गया है। तो इसी तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला वाला लास्ट में तो 8, फिर सेकंड वाला फर्स्ट में तो 6 और लास्ट वाला बीच में यानी कि 4। 648 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कुछ क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से आते हैं कि आप बस उसे 10 सेकंड तक ध्यान से देखिएगा तो आपको उसका आंसर अपने आप ऑप्शन में दिख जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी 1500 रुपए अंकित मूल्य की एक मेज 20% तथा 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करके खरीदता है। वह 20 रुपए उसकी ढुलाई पर खर्च करता है, फिर वह उसे 20 रुपए लाभ पर बेच देता है। तदनुसार उस मेज की बिक्री मूल्य कितनी होगी? तो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो इसे एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 20% की छूट पर वह खरीदता है, तो सबसे पहले तो यही निकाल लेते हैं। तो छूट 1500 माइनस 20% की छूट है, तो 1500 इंटू 20/100, तो ये हो जाएगा 30,000/100, यानी कि 1500 माइनस 300, तो बचेगा अपने पास 1200। अब 1200 के बाद 10% की छूट है, तो 1200 माइनस 1200 इंटू 10% की छूट, तो 10/100,
तो ये बचेगा 120, 1200 माइनस 120 तो बचेगा 1080। 1080 पे उसने 20 रुपए दिए हैं ढुलाई के लिए, तो हो गया अपने पास 1100 रुपये। 1100 रुपये के बाद वह उसे 20% लाभ पर बेचता है, तो 1100 तो लाभ है तो प्लस आएगा, 1100 इंटू 20, 20% लाभ अपॉन 100। इसे सॉल्व करेंगे तो 1100 प्लस 2200, सॉरी 220, तो अपने पास बचेगा 1320। 1320 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एक बार फिर से देखिएगा, एक व्यापारी ने 1500 अंकित मूल्य की एक मेज 20% तथा 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करके खरीदा। वह उसे 20 रुपए उसकी ढुलाई पर खर्च किए और 20 रुपए लाभ पर बेच देता है। तो 20 रुपए लाभ पर बेचने के बाद उसका सेलिंग प्राइस या बिक्री मूल्य कितना होगा? तो सबसे पहले 1500 का 20% माइनस करके निकाल लिया जो कि छूट थी, उसके बाद 10% माइनस करके निकाल लिया, 10% की भी छूट थी। उसके बाद 20 रुपए उसने ढुलाई पर खर्च किए तो 20 रुपए ऐड कर दिया और 20% का लाभ था तो लाभ में प्लस करके 1100 फाइनल बचा, 1100 का फिर 20% प्लस करके अपन ने इसका आंसर निकाल दिया जो कि निकला 1320 रुपए। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 2361 से घटाया जाए तो शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी संख्या इससे घटानी पड़ेगी, यह पूछा गया है। तो या तो आपको कम से कम 50 तक के वर्ग याद होना चाहिए इस तरह के प्रश्न करने के लिए, या फिर इसके अलावा एक ट्रिक भी होती है। तो याद रखिएगा 2304 48 का स्क्वायर होता है। अब 2361 में से अगर 2304 घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 57 बचेगा। या फिर इसे आप डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जो कि है इस तरह। सबसे पहले लिखा जाएगा जो संख्या पूछी गई है 2361, उसके बाद शुरू के दो अंक सॉल्व करने के लिए जो इसके जस्ट पहले वाला स्क्वायर आएगा तो आता है 4 का स्क्वायर 16, और इसी 4 को लिखेंगे इस तरफ। 23 में से 16 घटेगा तो बचेगा 7, 761 बचा। अब 7 के और जो इस तरफ नंबर बचता है इसमें इंटू 2 किया जाता है तो एक आ गया अपने पास 8। अब 761 में शुरू के दो अंक के पास जो भी अक्षर सॉरी जो भी अंक रहेगा इसके नजदीक जिसका स्क्वायर रहेगा वो आएगा यहां पर और इसी का होगा इंटू। तो 76 के पहले आता है 8 8 जा 64, 4 यहाँ पर आएगा, 6 कैरी रहेगा। उसके बाद फिर 64 और 6 70। एक तो यह हो गई ट्रिक, या फिर जो भी अक्षर है उसे यहाँ पर जो भी नंबर है उसे यहाँ पर लिख के उसी का इंटू किया जाता है तो भी 704 ही आपका ऑप्शन में आता। अब 761 में से अगर 704 घटाएंगे तो 57 आएगा। 57 वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 2361 से घटाएंगे तो एक पूर्ण वर्ग या कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। 2361 से अगर 57 को घटाएंगे तो आता है 2304 जो कि 48 का स्क्वायर होता है। उन्होंने सबसे छोटी संख्या शेषफल में जो बची थी वह पूछा था तो 57 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। बाकी इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए कम से कम आपको 50 तक के स्क्वायर याद करना जरूरी है। अगला प्रश्न है, एक यह सीरीज दी गई है, इस श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा? मतलब 105 के बाद क्या आएगा यह पूछा है। तो सबसे पहले तो आप इनका डिफरेंस देख लीजिए। 325 से अगर 259 को माइनस करेंगे तो आएगा -66। फिर 259 से 204 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ क्लियर समझ में आ रहा है 55 बचा। 204 से 160 -44, 160 से 127 -33, 127 से 105 -22। अब अगला पूछा है तो इसमें -22 के बाद करेंगे 11, तो 105 से अगर 11 घटाए गए तो बचेगा 94। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है 94। अगर इस तरह की सीरीज दी गई और अगला पूछा गया तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का शुरू के दो का रिलेशन देखा जाता है।
फिर अगले का, अगर 2 का सही है तो फिर लास्ट वाले तक वही कंटिन्यू सीरीज आपकी चलेगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आमों के एक बगीचे में 12 पेड़ों पर 984 आम लगे हुए हैं। यदि उनमें से 5 पेड़ों से औसतन 26 आम और 7 पेड़ों से औसतन 38 आम तोड़ लिए जाएं, तो प्रत्येक पेड़ पर औसतन कितने आम बचेंगे? काफी सिंपल प्रश्न है, थोड़ी सी लैंग्वेज बस इसकी ज्यादा दी गई है। दोनों 5 पेड़ों से और 7 पेड़ों के जो टोटल आम होंगे पहले वही निकाल लेंगे और टोटल औसत में से उसे माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं 5 पेड़ों से 26 आम औसतन, तो 5 पेड़ों से 26, तो टोटल आम आ जाएंगे 130। फिर अगले से 7 पेड़ों से 38 औसत तोड़े गए हैं, तो 7 पेड़ से इसका औसत दिया है 38, ये आ जाएंगे 266। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 396 आम टोटल तोड़ लिए गए हैं और दिए गए थे कितने? 984। तो बचे हुए आम निकाल लेते हैं, 984 माइनस 396, तो बचेगा अपने पास 8, 8, 5, 588 आम बचे हैं। और पेड़ थे अपने पास टोटल 12, 12 पेड़ों का औसत पूछा गया है, तो इसे 588 अपॉन 12 पेड़ों की संख्या इसे काट देंगे। बारह पेड़ों का औसत बचेगा 49। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। एक बार फिर से देख लीजिए, आमों के एक बगीचे में 12 पेड़ों पर 984 टोटल आम लगे थे, जिनमें से 5 पेड़ों से औसतन 26 आम और 7 पेड़ों से औसतन 38 आम तोड़ लिए गए। प्रत्येक पेड़ पर औसतन कितने आम बचे रह जाएंगे? तो जितने तोड़ लिए वह टोटल में से माइनस कर देंगे और जो बचे थे 588 उसे 12 से भाग दे देंगे, तो औसत आ जाएगा बचे हुए आमों का, जो कि 49 है। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, उसमें ए बी एक जीवा है जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर है। तदनुसार उस जीवा की लंबाई कितनी होगी? तो सबसे पहले तो बना लेते हैं इसका डायग्राम। ये सेंटर हो गया पॉइंट ओ, अब त्रिज्या दी है 13, ये हो गई त्रिज्या, इसे दे देते हैं पॉइंट ए, और ए बी हो गई एक जीवा जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर है। इस केंद्र से इसकी दूरी दी है 12 सेंटीमीटर। अब इसे एक नाम दे देते हैं सी। तो सबसे पहले तो निकाल लेते हैं अपन ए सी। तो अगर ट्रिपलेट से देखेंगे तो 5, 12, 13 होता है, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 5। बाकी आप इसे पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। ए सी बराबर अंडर रूट 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 169 प्लस 144, सॉरी माइनस, ये बचेगा 25 अंडर रूट 25। ए सी की वैल्यू आ गई 5। अब इस डायग्राम से आप देख सकते हैं ए बी बराबर हो गया 2AC, ये सेंटर में है क्योंकि एक AC और 2AC। ए बी बराबर 2AC, AC की वैल्यू अपन ने निकाल ली है 5। ए बी बराबर आ गया 2 इंटू 5 10, 10 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थी हमारी एमपी कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 7वीं क्लास। आशा करता हूं आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और साथ ही साथ दोस्तों, अथर्व एकेडमी चैनल पर बूस्टर क्लासेस भी कंटिन्यू चालू है, तो उन्हें भी आप जरूर देखिएगा, जिसमें मैं कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा वन लाइनर टाइप प्रश्नों को डिस्कस करता हूं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।